हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बॉक्यो और उसका सेक्रेटरी दिखाया चाहते हैं जो दोनों ने एक एक टीम बनाई हुई थी और दोनों बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि आप लोगों ने फुटबॉल को कैसे खेलना है, किस तरह दूसरे पर्सन को डॉज करना है। अब बच्चे भी सीख जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। बच्चे भी अपना खेलने लगते हैं और सेक्रेटरी यूँ तो ऐसे खेल रहा होता है जैसे उसे परवाही ना हो कि गोल हो रहा है या नहीं हो रहा। वो तो बस साइड पर हो जाता था जब भी बॉल उसकी तरफ आने लगती थी, जबकि बॉक्यो बॉल को इग्नोर नहीं कर रहा होता बल्कि उसे रोकने की कोशिश में होता है। इसी वजह से कभी उसके सर पर लग रही होती है, कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर वो बॉल लग रही होती है। बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब बच्चों से खेलने के बाद जब वो दो बच्चों के साथ बातें कर रहा होता है, वो बच्चे कहने लगते हैं कि हम C&R भी खेलेंगे। तो वो पूछता है कि C&R क्या होता है, तो वो बताता है कि कॉप्स एंड रॉबर्स। पर आप तो नहीं खेल पाओगे, आप तो इसी की वजह से तो यहाँ पर आए हुए। ये बात सुनकर बॉक्यो से पूछने लगता है कि ऐसा क्यों, और ये सारी बातें छुपकर नामयोन भी सुन रही होती है। तो बच्चों से कहते हैं कि आपने कुछ गलत किया था ना, इसी वजह से आप यहाँ पर आए हुए हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तो अपनी खुशी से यहाँ पर हूँ, चाहे मैंने कुछ गलत भी किया, पर यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खुश हूँ और हम ये वाली गेम भी खेलेंगे जो आप लोग कह रहे हो। मैं तुम लोगों को पकड़ूंगा। ये सुनते ही बच्चे तो खुश हो जाते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि किसी की पनिशमेंट हो तो हमें मजा आ रहा है, जबकि वो इंसान दिल से यहाँ पर नहीं रहना चाहता। पर बॉक्यो की बात ने उन्हें खुश कर दिया था। अब वो लोग तो खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं, बट नामिन को देखकर उसे भी हेलो करते हैं। नामिन तो उन्हें रोकने लगती है कि नहीं ऐसा मत करो, पर उन लोगों ने तो अपना काम कर दिखाया था और बॉक्यो ने भी इसे देख लिया था। अभी अपना मुँह छुपा रही होती है, पर बॉक्यो उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि मिस नामिन आप यहाँ पर कोई बात नहीं सेक्रेटरी यू पहले से स्नैक्स लेने के लिए क्या हुआ है, मुझे तो लगा था कि आपसे कभी भी मिलना नहीं होगा। तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, पर जो भी वो क्वेश्चन करना चाहती थी वो बस अपने माइंड में ही कर रही होती है कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि हाजुन ने भी वो सब कमेंट्स वगैरह लिखे थे, मतलब सेक्रेटरी यू ने भी वो सब कमेंट्स लिखे थे, सारा इल्जाम तुमने अपने पर क्यों ले लिया। और भी दो तीन बातें वो पूछना चाहती थी पर कोई भी बात नहीं पूछ पाती, बल्कि बॉक्यो के देखने की वजह से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुनकर तो बॉक्यो भी शौक होता और ये भी बोलने के बाद शौक होती है कि उसने ये क्या बोल दिया और कहने लगती है कि मैंने क्या बोला। बॉक्यो कहता है कि तुमने ये बोला कि मैं क्या तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहने लगती है कि सॉरी मुझे ये नहीं पूछना था। तो कहता है कि सॉरी। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो वह कहता है कि नहीं सॉरी इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें लाइक किया है, क्योंकि बॉक्यो सच में उसे लाइक करने लगा था और नामियन को इस बात का एहसास तो हो ही चुका था, इसी वजह से तो उसने ये क्वेश्चन किया था। पर कहने लगती है कि स्टोरी में हमेशा ऐसा होता है कि जो आपका पहले एनिमे होता है उसी से आपको प्यार हो जाता है, पर हमारी स्टोरी में ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, ये कहकर जाने लगती है। पर बॉक्यो भी इसके पीछे भागा और इसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुमने अभी खुद तो बोला कि एनिमीज लवर्स बन जाते हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी स्टोरी खत्म होती है यहीं पर। तुम्हारी हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो हमारी स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग होगी, तुम्हें एक चांस तो मुझे देना चाहिए। तो उसकी ये बात सुनकर कहती है कि नहीं मेरी स्टोरी में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। ये कहकर जाने लगती है तो वो इसको यनबुरा के नेम से बुलाता है। अब ऐसे सामने देखती है तो सेक्रेटरी यू होता है जो इसे देखकर रुक गया था और ये भी सेक्रेटरी यू को देखकर वहीं पर रुक जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हें मिस्टर बॉक्यो यनबुरा के नेम से क्यों बुला रहा है, पर वैसे उसे भी ये बात रियलाइज होती है कि यनबुरा और नामयोन मतलब क्या तुम यनबुरा हो। अभी ये बात बोलता ही है, वैसे ही बॉक्यो उसे पकड़कर अपनी कार में बिठाता और वहाँ से ले जाता है और बेचारा पीछे चिल्लाता ही रह जाता और कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पछता रहा होता है ये सब जानकर भी। और बच्चे जो आकर इससे चीज वगैरह खुद ही ले लेते हैं जो ये स्नैक्स लेकर आया हुआ था। नामिन कहने लगती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो वह कहता है कि जहाँ पर भी लेकर जा रहा हूँ। तो कहने लगते है कि अब तो हाजुन को भी मेरे बारे में पता लग चुका है। तो वह कहता है कि कोई मसला नहीं है, तुम्हें उसकी तो बहुत टेंशन हो रही है, पर मैंने जो तुम्हें अपना लव कन्फेस कर दिया तुम्हारे कहने की वजह से, उसका क्या, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर हेयोंग के साथ है ना, मेरे पास उनका नंबर है, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। पर ये फौरन से मैप पर लोकेशन लगा देती है। तो कहने लगता है कि मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। तो वह कहती है कि तुम्हारी मर्जी है। और इधर किमजी और हेयोंग दिखाए जाते जो दोनों साथ में बैठकर रूम का काम कर रहे होते। अभी तक यहाँ पर बॉक्यो की एंट्री नहीं हुई थी, वो वाला सीन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, बट किमजी के मोबाइल पर कनाडा से कॉल आ रही होती है और इसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब बॉक्यो जो नामियन को लेकर आ गया था और उसे जाते हुए रोककर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी राइटिंग में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वह कहती है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, फिर भी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये मुश्किल आए। ये कहकर उसे जवाब देकर अंदर आ गई थी और अंदर आकर ही बॉक्यो के बारे में सोची होती, जबकि बॉक्यो भी बाहर इसी के बारे में सोचा होता है। वैसे उसे मॉम की कॉल आती है और मॉम की कॉल से कुछ इसे ऐसा पता लगता है जिससे ये काफी ज्यादा शौक होता है और वैसे डोर नॉक करता है तो नामिन उसके लिए डोर ओपन करते तो ये फौरन से किमजी का पूछता है। अब नामिन भी थोड़ी शौक होती है कि ये किमजी का क्यों पूछा है, पर फिर ये फौरन से किमजी के पास पहुंच गया था जिनका अपना ही रोमांस चढ़ा होता है, बट दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे और ये भी यहाँ पर बॉक्यो को देखकर हो रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पर इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या तुम मेरे हाफ ब्रदर और मेरे डैड के बेटे हो। ये बात सुनने के बाद किमजी उसे कोई भी आंसर नहीं देता, तो ये जानकर हेयोंग भी काफी शौक होती है और वो भी पूछती है कि क्या तुम चेयरमैन के बेटे हो। पर किमजी जब कुछ भी नहीं बोला होता तो बॉक्यो भी आकर इसको इसके गिरेबान से पकड़ लेता और कहता है कि बता तुम डैड के बेटे हो या नहीं हो। तो कहने लगता है कि जाकर अपने डैड से ये बात पूछना, क्योंकि मुझे भी इस बात का कुछ भी
सही से पता नहीं है और रिसेंटली मुझे भी ये बात खुद पता लगी। तो वह कहता है कि क्यों, तुम्हें क्यों अभी पता लगी, तुम्हें पहले से पता होगा ना कि तुम्हारा डैड कौन है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं बगैर डैड के पैदा हुआ हूँ। पर वो क्यों काफी ज्यादा गुस्से में होता और कह रहा होता है कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो ना। पर किमजी उसे कुछ नहीं कह रहा होता, बस उसके हाथ अपने आप से दूर कर रहा होता है। तो वो क्यों भी उसे बोल देता है कि तुम मेरी कंपनी से निकल जाओ और साथ में उसकी वाइफ हेयोंग को भी निकाल देता है। अब दोनों को निकाल कर जाने लगा था। नामियन ने भी सारी बातों को सुन लिया था और इसे जाते हुए देख रही होती है और ये भी उसे रोक कर देखता है। फिर वहाँ से जाने लगता है। नामियन इसके जब पीछे आती है तो ये नामियन को रोक कर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, पर लगता है कि तुम्हारे सामने हमेशा मैं विलन ही रहूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता। नामियन की तो बात भी नहीं सुनता। नामियन उसे रोक भी नहीं पाती। अब किमजी जो उसके जाने के बाद हेयोंग से सॉरी करने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी भी जॉब चलेगी, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तो वो आगे से कहने लगती है कि इसका बदला हम एक ही चीज से ले सकते हैं, इस सारे गन को हम एक ही तरीके से समेट सकते हैं। तो वह कहता है कि क्या मतलब। तो कहने लगती है कि कुलबी पर हमें कब्जा करना होगा, मतलब कि तुम्हें ही अपने डैड से वो कंपनी लेनी होगी, फिर देखते हैं कि हमें कौन निकाल पाता है। उसकी ये बात सुनकर तो किमजी भी शौक होता है कि इस लड़की को क्या हो गया है। जबकि इधर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोक्यो पहुंचता है अपने डैड के पास, पर पहले से डैड के बहुत से पौधे वहाँ पर टूटे हुए थे। ये देखकर रुक जाता और वैसे अंदर से मॉम भी निकल आती है जो उनके एक फेवरेट प्लांट को लेकर आ गई थी और कहने लगती है कि इसको मैं नीचे से काट दूंगी। पर उन्हें अपने प्लांट ज्यादा अपनी जान से भी प्यारे थे। तो कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा मत करना। तो वह कहती है कि तुम्हें तब ख्याल ना आया जब तुमने एक बेटे को पैदा कर दिया और आज वो हमारे सर पर आकर खड़ा हुआ है और फिर उसको अपनी कंपनी में भी ले आए जानबूझकर, वो भी ब्लैकमेल करते हुए। तो वह कहने लगता है कि मैंने एज अ पेरेंट नहीं सोचा बल्कि एज अ बिजनेसमैन मैंने ये बात सोची कि बोक्यो के लिए अच्छा होगा अगर वो काम पर आ जाता है। तो पर बोक्यो अपने डैड पर चिल्लाने लगता है, पर उसकी माँ उससे भी ज्यादा गुस्से में होती है। वो वापिस से प्लांट को काटने लगती है। तो ये देखते ही डैड नीचे बैठ जाते हैं और अपने बालों को पकड़ के कहते हैं कि तुम मेरा सर काट सकती हो। अब सर वाली बात उसकी वाइफ ने पकड़ ली थी। तो कहने लगता है कि मेरा मतलब मेरे बाल काट सकती। तो वह कहती है कि नहीं, तुमने सर पहले बोला। ये कहते हुए उनकी तरफ जारी होती है। बस फिर हमें एक चीख की आवाज सुनाई देती है और वैसे सीन हेयोंग के पास आ जाता है। हेयोंग जो इसके चेयरमैन के बेटे होने के बारे में जानने के बाद इसे सब कुछ याद आता है कि चेयरमैन के बेटे को लेकर इसने कितनी बातें की थी कि चेयरमैन का कोई बेटा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। और फिर इसे ये भी याद आता है कि चेयरमैन के साथ जब हमने खाना खाया था तब डैड के बारे में इससे पूछा गया था। तो ये जो ऐशर कह रहा था वो किसी और को नहीं कह रहा था बल्कि चेयरमैन को ही कह रहा था, क्योंकि उस टाइम पर उसने अपने डैड की बात की थी कि उन्होंने तो इसको अपने बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था। और फिर वो वाली बात भी याद आती है जब ये दोनों पुलिस स्टेशन होते हैं तो वहाँ पर अटर्नी आकर इन्हें बचाती और बोला था कि मैं कंपनी की तरफ से आई हूँ, जबकि वो तो वहाँ पर किमजी को बचाने के लिए आई थी। इन सब बातों को याद करके उठकर बैठ जाती और किमजी जो अपनी मॉम से बात कर रहा होता, अपनी मॉम से बात करने के बाद जब अंदर आता है तो हेयोंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम तक के बाद पहुंच गई, क्या उनके घर वालों को सब कुछ पता लग गया है। तो वह कहता है कि नहीं, मॉम को कुछ भी नहीं पता। तो कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने इतना ज्यादा रोला नहीं डाला। तो किमजी कहने लगता है कि अच्छा ही होगा अगर वो इस तरह का कोई इशू ना ही बनाए। वैसे हेयोंग बेड से उठती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आकर लेटो। तो वह कहता है कि क्यों। तो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें बेड कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं है। ये कहकर उसे लिटा देती है और पूछती है कि कैसा लगा। तो कहता है कि कंफर्टेबल है। तो कहती है कि योर मैजेस्टी, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको ये बेड कंफर्टेबल लगा। ये कहकर उसके पास बैठ जाते हो। कहने लगती है कि वैसे मैं पूछने में लेट हो गई हूँ, पर तुम्हें किस तरह का फील हो रहा होगा जब तुम चेयरमैन के साथ बैठकर खा रहे होगे, क्योंकि तुम्हें तो उस टाइम पर पता था कि यही मेरे डैड है। तो कहने लगते हैं कि अच्छा तो फील नहीं हो रहा था बल्कि बहुत बुरा फील हो रहा था। अब वो खुद को लेकर अपने डैड को लेकर कुछ बातें कर रहा होता है, उसकी बातों को ये सुनता रही होती है। पर कहने लगते है कि मैं तुम्हें कंफर्ट कैसे करूँ, ना तो तुम रो रहे हो ना ही कुछ और कर रहे हो जिससे मैं तुम्हें या तो चुप करवा सकूँ। अब उसकी ये बात सुनकर ये उसके हाथ को पकड़कर अपनी आंखों पर रखता है, पर रोया तो वो अभी तक भी नहीं था। तो ये खुद ही उसको किस करती है और अभी भी आंखों के ऊपर हाथ रखा हुआ था। अब जैसे से किस होते हैं तो ये इसका हाथ अपनी आंखों के ऊपर से हटाता है और ये उसे कहने लगती है कि मैं यहीं पर तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ पार्टनर की तरह रहूंगी और किसी भी वक्त तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर ये उठकर से किस करता और किस करने के बाद कहता है कि मुझे अभी भी डर लग रहा था। तो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें डर लग रहा था, इसी वजह से तुम्हारे कान रेड हुए हैं, जिससे पता लग जाता है कि उसे डर नहीं लग रहा था बल्कि वो तो बस किस करना चाहता था। तो कहने लगती है कि चलो तुम सो, मैं चलती हूँ। ये कहकर उसके रूम से बाहर आ जाते और ये भी उठकर बैठ जाता और अपनी उस पिक को देखने लगता है जो हेयोंग की मॉम के साथ होती है। अब हेयोंग भी अपना आकर बैठी होती है तो हुईसियोंग आकर कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें ड्रिंक की जरूरत होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर भी आई थी। तो कहने लगती है कि ऐसी चीजों पर ड्रिंक कुछ भी नहीं कर सकती और किमजी को लेकर कुछ सोचने लगती है। तो ये देखते ही हुईसियोंग से कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो। तो वह कहती है कि नहीं, उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे ताल्लुक भी नहीं रखते बल्कि उन्हें बुलाना पसंद भी नहीं करते, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है। बस हुईसियोंग उसकी बातों को सुन रही होती है और फिर नामियोन के पास पहुंच गई थी। नामियोन जो बैठकर अपनी एपिसोड पर काम कर रही होती है, इसके आने पर इसकी तरफ हो जाती है और वो इसे ड्रिंक करने की ऑफर भी देती है और वो भी इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, पर इसने सारे कैंस को बिखेर दिया था। तो ये सारी चीजों को संभालने लगती है तभी हुईसियोंग की डायरी के हाथ लग जाती है जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है और इससे ये साफ पता लग जाता है कि हुईसियोंग 3 वीक से प्रेग्नेंट है। और जैसे ये चीज हुईसियोंग देखती जल्दी से उसके हाथ से अपनी डायरी को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि इस बार
बारे में हेयोंग को मत पता लगे। ये सुनते ही नामयोन सबसे पहले रूम का डोर बंद करती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम अब क्या करना चाहती हो और ये बच्चा किसका है। तो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता ये बच्चा दोनों में से किसका है, बट दोनों ने प्रोटेक्शन का यूज किया था तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो नामयोन उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम इस बच्चे को पैदा कर लेती हो तो तुम्हें इससे लापरवाही नहीं करनी होगी बल्कि अच्छे पेरेंट्स की तरह इसकी परवरिश करनी होगी। मुझे पता है कि तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बाकी लोगों की तरह नहीं हो। पर फिर भी ये बात करने के बाद नामयोन उसे सॉरी करने लगती है तो वह कहती है कि नहीं, तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये गलती मेरी है। और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हेयोंग भी काम पर जाने के लिए तैयार होकर आ गई थी और किमची भी काम पर जाने के लिए तैयार होकर आ गया था, बट आकर कहने लगता है कि मैं रिजाइन देने लगा और रिजाइन देने के बाद मेरा तुमसे ताल्लुक नहीं होगा और वो तुम्हें जॉब से नहीं निकालेगा। तो वह कहती है कि पता नहीं वहाँ पर जाने पर हमें क्या ही पता लगता है और हम थोड़ी ना बोक्यू से डरते हैं, वो कौन होता है हमें जॉब से निकालने वाला। और वैसे भी आज के जमाने में हैंड टू हैंड कौन ही रिजाइन देता है, बल्कि ऑनलाइन ही रिजाइन दे दिया जाता है। अब किमची को भी ये बात रियलाइज होती और फिर जैसे दोनों कंपनी में पहुंचते तो पता लगता है कि दोनों का नाम सामने लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया है। अब इस वजह से इन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वैसे ही बोक्यू वहाँ से गुजरने लगता है। अब बोक्यू को देखकर किमची थोड़ी ना रुकने वाला था, वो बोक्यू को आवाज देकर रोक ही लेता है, जो पहली आवाज पर नहीं सुनता पर दूसरी आवाज पर रुक जाता है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, दोनों एक दूसरे हुए काफी गुस्सा होते हैं। हेयोंग तो नहीं चाहती होती कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें, वो तो हर चीज को खत्म करना चाह रही होती है। बट किमची कहता है कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये बात दूर से आनियो भी सुन लेता है। अब डिवोर्स वाली बात इन लोगों ने कब डिस्कस की थी ये तो पता नहीं था, बट उसने ये बात बोक्यू से जरूर बोल दी थी। ये सुनकर स्टाफ काफी ज्यादा शौक होता है और एक के हाथ से तो एक स्टोरी बुक भी गिर जाती है जिसके ऊपर गे की स्टोरी होती है। अब गे के एंगल से हमें ये स्टोरी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर बोक्यू ये जानने के बाद काफी खुश होता है कि इन दोनों का सब कुछ खत्म हो गया। किमची कहता है कि अब हेयोंग हमारे रास्ते में नहीं है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। वैसे हम रियलिटी में आ जाते क्योंकि ये कोई LGBT वाला ड्रामा नहीं था, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट ड्रामा था, जिसमें किमची का मतलब ये था कि हेयोंग अब हमारे दरमियान नहीं है, मतलब उसे काम से ना निकाला जाए, बल्कि वो खुद ही यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आया है और उसका इस कंपनी से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। और इसी चीज को लेकर वो बोक्यू के ऑफिस में भी पहुंच गया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।